Hello everyone, I am Kiffy Agarwal. Welcome to Judiciary by PW. Today we will talk about one important doctrine of TPA, that is Doctrine of Notice. आप जब टीपीए पढ़ते हैं तो आप उसमें नोटिस के बारे में पढ़ते हैं, समहाउ उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो बताई गई हैं वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बताई गई हैं, पर आज मैं आपको एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस दोनों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ नोटिस की, जो कि आपको कहाँ पे दी गई है, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आपके मेंस में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है स्टूडेंट्स कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस की डॉक्ट्रीन को जो है वो आप एक्सप्लेन कीजिए। जहाँ पर मेंस में टीपीए आता है, सपोज एमपी, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बहुत बार नजर आता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपके टीपीए में सेक्शन 3 में कैसे इसको डिफाइन किया गया है, और मैं इसको बहुत ही इजी मैनर में जो है वो आपको आज समझा दूंगी कि आपको कभी जो है वो क्रैम नहीं करना पड़ेगा। देखिए, वो हमें कहते हैं अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ अ फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट। सबसे पहला वो आपको क्या बताते हैं कि एक पर्सन को कब माना जाता है कि उसको पता है चीज़ें, व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट, कि उसको कब माना जाएगा कि उसको उसके पास नोटिस है एक पर्टिकुलर चीज़ का, जब उसके पास उस फैक्ट की नॉलेज होगी। तो सबसे पहला आपको क्या पता चला कि नॉलेज है उसको। तो नोटिस का मतलब ही यही है, व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट, or when but for willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made। अब आपको ये जो है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, willful abstention from an inquiry or search। मैं आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, बट सबसे पहले मैं आपको इसका सेक्शन पढ़ाना चाहती हूँ कि आपकी बेयर एक्ट क्या कहती है। तो दूसरा आता है willful abstention, और आपको ये पूरा याद रखना है, willful abstention from inquiry और search। हम इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ स्टूडेंट समझेंगे। सबसे पहले समझ लें बेयर एक्ट क्या कहती है। और ग्रॉस नेग्लिजेंस, मैं आपको इसमें एक बेहद इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाऊंगी कि ग्रॉस नेग्लिजेंस का क्या केस है। ही वुड हैव नोन इट, अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम कहते हैं कि द पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस। अंडरस्टैंड। अब वो आगे हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी दिस रजिस्टर्ड, और हर डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको ये चीज़ बताती है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद वो आपको बताते हैं कि कब कब रजिस्ट्रेशन के बारे में कहाँ कहाँ कौन से सेक्शन में बताया है। फिर वो आपको बता रहे हैं कि द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड इन दी मैनर, जिस भी मैनर में वो प्रोवाइड किया गया है। फिर आपको आगे वो ये सब चीज़ें बताते हैं कि एजेंट को नोटिस दोगे तो माना जाएगा, ठीक है। कब कब अगर आपने जो है रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो वो एक्चुअल नोटिस की तरह जो है वो फॉल करेगा। उसके बाद वो आपको यही सब सेम चीज़ें जो है, एजेंट टू दी नोटिस एंड एवरीथिंग, सेम थिंग जो है वो आपको यहाँ पे कहते हैं। अब मैं आपको, क्योंकि जब आप अपनी बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, आपको पता है स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज़ को समझिए, आपके लॉ के सिलेबस में, या आई कैन से आपके जुडिशरी के सिलेबस में सबसे बड़े चैलेंजिंग कुछ एक्ट्स हैं जिनकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज स्टूडेंट्स बहुत टफ है, और स्टूडेंट्स उनको बहुत बार रीड करते हैं तब भी उनको बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, टीपीए भी उसमें से एक पहला ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ है, और समटाइम्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो अब ये इतना कॉम्प्लिकेट करके इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिस सेक्शन में ये ऐसे लिख दिया है। हम नोटिस को एक बेहद आसान तरीके से समझेंगे, और हम नोटिस को कैसे समझेंगे स्टूडेंट्स, हम नोटिस को ऐसे समझेंगे कि जो नोटिस है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। दो तरीके का कैसे हो सकता है? एक्चुअल नोटिस, बहुत इजी, एक्चुअल नोटिस, एंड द अदर इज स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आपने कंस्ट्रक्टिव पोजेशन पढ़ा है ना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक बैंक लॉकर की आपके पास है,
और एक जो है बैंक वालों के पास है, ऐसा ही होता है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, वैष्णो देवी घूमने गए, वहाँ पे लॉकर में सामान रखा, एक की उनके पास है, एक की आपके पास है। गुरुद्वारे में जब आपने अपने स्लीपर्स रखे तो वहाँ पर एक टोकन उनके पास है, एक आपके पास है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन के। तो हमने शुरू कैसे किया कि सेक्शन 3 जो है टीपीए का, सेक्शन 3 ऑफ टीपीए 1882 डिफाइंस नोटिस, कि नोटिस क्या होगा। हमने कहा कि नोटिस दो तरीके के होंगे, एक्चुअल नोटिस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नोटिस का असल मतलब क्या है, मतलब कि नोटिस का जेन्युइन एक बेसिक मतलब क्या है, व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट। समझे? नोटिस का मतलब है व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट। बेहद आसान तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई आपसे ये नहीं पूछेगा पेपर में, प्रीलिम्स में कि एक्सप्लेनेशन 1 को बताएं क्या है, या पेपर में कि एक्सप्लेनेशन 1 को डिफाइन करें। एज अ होल हमें जो है वो कंसेप्ट को समझना है। तभी मैंने जो है बेरिक के पार्ट को स्किप करके आपको बेसिक से समझाना शुरू किया है। तो हमने कहा सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो नोटिस को डिफाइन करता है। मैंने आपको बताया कि नोटिस दो तरीके के होते हैं, एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले आते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि एक्चुअल नोटिस क्या होता है। एक्चुअल नोटिस ये होता है जब आपने किसी को कम्युनिकेट किया हो किसी भी फॉर्म में, रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में। मतलब कि आपने उन सामने वाले पर्सन को जो है, जो भी आप बात बताना चाहते हो, आपने वो बात जो है कैसे ही किसी भी मैनर में, ओरल मैनर में, रिटन मैनर में कैसे भी कम्युनिकेट कर दिया है। मतलब कि आपको पता चल गया है, मैं आपके पास आई, मैंने कहा स्टूडेंट्स कल आपका टीपीए का लेक्चर जो है वो 11 बजे है। तो आपको एक्चुअल नोटिस मिल गया ना, आपको बता दिया गया है, इसमें कोई हिडन चीज़ें नहीं है। व्हेन यू हैव एक्चुअल नोटिस, व्हेन यू नो दिस फैक्ट कि अच्छा कल किफ़ी अग्रवाल मैम जो है वो 11 बजे लेक्चर लेंगी, तो यू हैव एक्चुअल नोटिस ऑफ दिस फैक्ट, आपको पता है, आपको नॉलेज है। तो अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट, प्रॉब्लम आती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी दूंगी जिसमें आपको लगेगा कि मैम ये तो एग्जाम्पल एक्चुअल में भी फॉल कर सकता है, कंस्ट्रक्टिव में भी फॉल कर सकता है। बट अब आप चीज़ों को समझना शुरू कीजिए कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम आपकी बेरिक की लैंग्वेज को लेते हैं। आई होप आपको नॉलेज वाला टर्म क्लियर है कि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो हम मानते हैं कि आपको उस चीज़ का नोटिस है। तो आपको पता चला कि वो फॉल कर सकता है एक्चुअल नोटिस की कैटेगरी में, कि किसी ने आपको इन्फॉर्म कर दिया, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया। अब हम लेके चलते हैं दोनों को साथ लेकर, पर एग्जाम्पल्स डिफर करेंगे। बेरिक में आपके लिखा है नॉलेज ऑफ द फैक्ट के बाद, मैं इसको फर्स्ट पॉइंट ही बना लूँगी, नोज द फैक्ट को हम डिफरेंट लेके चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा है विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी और सर्च। वो आपको बोलते हैं विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च। अब आप सोचते होंगे कि मैम ये क्या है। देखिए, विलफुल एब्सटेंशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने विलफुली मना कर दिया है कोई नोटिस लेने से। और इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। वो क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ कि ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है। सपोज़ कि ए ने जो है बी ने जो है वो ए के पैसे रिटर्न नहीं किए, उसने उसको बहुत बार वार्निंग्स दी। तो ए ने जो है अब लीगल नोटिस भेजना चाहा बी को, अंडरस्टैंड। तो अब जब ए ने अपने लॉयर के थ्रू या कैसे भी जो है लीगल नोटिस बी को भिजवाया, तो बी ने जो है उसको पता चल गया देख के कि अच्छा कोई नोटिस आया है, और उसने ना विलफुली जो है वो मना कर दिया लेने से। ऐसा होता है ना बहुत बार कि जब नोटिस आता है हम नहीं लेते, आप वहाँ नहीं हैं, या आप एस्केप कर रहे हैं, या आप नहीं लेना चाहते हैं। तो इस केस में क्या हुआ है कि आपने विलफुली मना कर दिया है लेने से। मतलब आप विलफुली, आप जानबूझकर पूरी अपनी इच्छा से जो है उस काम को मना कर रहे हैं।
कि भाई मैं नहीं ले सकता। तो आपको पता है लॉ ने ना इसके ऊपर एक बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाया है। लॉ ने कहा अच्छा तुम विलफुली अब्सटेन कर रहे हो ना, तुम नहीं लेना चाहते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ ने एक लॉ बना दिया कि अगर कोई विलफुली मना करता है कोई चीज़ लेने से, आपने बहुत केसेस ऐसे देखे होंगे ना कि नोटिस देने के लिए आया, आपने कहा मैं नहीं ले रहा, तो लॉ कहता है कि अगर आपने विलफुली मना कर दिया, विलफुली निगलेक्ट कर दिया, नहीं लिया, तो चाहे आपने उस नोटिस को ओपन करके भी ना देखा हो, आपको नहीं पता हो कि उसमें क्या लिखा है, पर लॉ मानेगा कि जैसे आपको फुल फ्लेज नॉलेज है कि उस नोटिस में क्या लिखा है। और लॉ ने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स? लॉ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने विलफुली निगलेक्ट कर दिया, आपने विलफुली मना कर दिया चीज़ें लेने से। तो हम कहते हैं कि ये भी जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की कैटेगरी में जो है वो फॉल कर जाएगा। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की कैटेगरी में ये कैसे फॉल करेगा? अगर आपके पास नोटिस आता, आप नोटिस को ले लेते, तो क्या होता? आपको चीज़ें पता होती कि नोटिस में क्या लिखा है, तो आपको चीज़ें पता चल जाती ना। बट अब क्या हुआ, आपने विलफुली मना कर दिया कि भाई मैं नहीं लूँगा नोटिस, मुझे नहीं चाहिए। तो लॉ कहता है अच्छा आप नहीं लेंगे, तो लॉ ने कहा कि अगर आप नहीं लेंगे, आप विलफुली मना कर देंगे, तो लॉ ऐसा प्रिज्यूम करेगा एज इफ यू हैव नो द फैक्ट्स ऑफ द नोटिस, what is written in the notice is already, you are aware of it, you have knowledge of it. तो इसे क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कि आपने पढ़ा भी नहीं, आपने लिया भी नहीं, आपने ओपन भी नहीं किया, फिर भी लॉ ने क्या मान लिया कि आपको उस फैक्ट की नॉलेज है। वी कॉल इट कंस्ट्रक्टिव नोटिस स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ग्रॉस नेग्लिजेंस। स्टूडेंट्स, ग्रॉस नेग्लिजेंस भी कभी कभी जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह काम करता है। आप सोच रहे होगे मैम व्हाट आर यू सेइंग? एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स, ग्रॉस नेग्लिजेंस भी जो है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह काम करता है। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताती हूँ। क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एक मिस्टर ए है, वन फाइन डे वो एक बैंक में गए, एक्स बैंक में, और उन्होंने कहा एक्स बैंक को कि मुझे जो है लोन चाहिए, आई वॉन्ट लोन ऑफ ₹50 लाख। तो बट ऑब्वियसली बात है, बैंक को क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आप सिक्योरिटी दे दोगे तो बैंक आपको लोन दे देगा। तो एक्स बैंक ने कहा नो प्रॉब्लम, वी विल गिव यू लोन, बट आपको कोई सिक्योरिटी देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो ए ने कहा दैट कि कहते हैं ना गिरवी रखना या कुछ सिक्योरिटी देना, कुछ किसी भी तरह से, या आप शो कर सकें कि आपका इतना इनकम है कि मिल जाएगा, बैंक हर चीज़ देखता है। तो ए ने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपने हाउस के पेपर्स दे देता हूँ, हाउस के पेपर्स दे देता हूँ, और मेरे हाउस की जो वैल्यू है दैट इज ऑन एंड अराउंड 50 to 65 लाख इन बिटवीन। तो अगर मैं आपका लोन वापस नहीं करूँगा और आप मेरा घर को सेल करेंगे तो आपको अपना जो है वो लोन अमाउंट जो है वो वापस मिल जाएगा। तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपने जो है वो घर के कागज़ जो है वो गिरवी रख दिए, एज अ सिक्योरिटी जो है वो उनको सबमिट कर दिए। समझ में आई बात, स्टोरी? आप सोचोगे मैम ग्रॉस नेग्लिजेंस में क्या है ये? ध्यान से समझिए कि एक पर्सन ए जो है वो एक्स बैंक के पास गया, उसने कहा कि मेरे को 50 लाख का लोन चाहिए। बैंक ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है लोन देने में, सिक्योरिटी दिखाओ या कुछ ऐसा दिखाओ कि तुम पे कर सकते हो। तो उसने कहा कि एक काम करो कि ये मेरे घर के कागज़ हैं, तुम ये घर के कागज़ ले लो, और जिस दिन मैं लोन अमाउंट पे कर दूंगा तो उस दिन जो है आप मेरे को मेरे घर के कागज़ जो है वो वापस कर देना। बैंक ने कहा फाइन विद अस, सॉर्टेड विद अस, नो इश्यूज। नाउ व्हाट हैपेंड, अनदर डे, कुछ दिनों बाद ए जो है
एक बैंक के पास गया, दैट इज वाई बैंक, और उन्होंने कहा कि मेरे को लोन चाहिए 50 लाख रुपीस का। बैंक ने कहा कि वी वांट सिक्योरिटी। अब या तो बैंक ने अच्छे से चेक नहीं किया कि उसको पहले से लोन है, या कुछ भी लगा लो, कुछ भी प्रॉब्लम लगा लो, बैंक को तो सिक्योरिटी से मतलब है। बैंक ने कहा कि ठीक है, हमें सिक्योरिटी चाहिए कि आप हमारा लोन अमाउंट जो है वो पे कर देंगे। तो अब जो ये मिस्टर ए है ना, ये बहुत स्मार्ट है। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए जो है, दिस मिस्टर ए, हम इसको बना देते हैं। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए जो है वो सेम डे जो है एक्स बैंक के पास गए। और मिस्टर ए जो है जब एक्स बैंक के पास गए तो मिस्टर ए ने कहा कि सर, तो बैंक ने बोला यस बताइए सर। ए ने कहा कि मेरे को एक बहुत अच्छा जो है वो बायर मिला है मेरे घर का। तो बैंक ने कहा अच्छा कौन? तो उन्होंने कहा एक बायर है और वो मुझे मेरे घर के 70 लाख रुपीस देने को तैयार है, क्योंकि उसको मेरे घर की लोकेशन बहुत अच्छी लग रही है, उसको मेरे घर के आगे पार्क बहुत अच्छा लग रहा है, उसको एरिया बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो मेरे घर के 70 लाख रुपीस देने के लिए तैयार है। बैंक ने कहा तो फिर क्या प्रॉब्लम है, बेच दो। तो अब ए ने कहा कि बेचूं कैसे? बेचने के लिए तो मुझे जो है घर के पेपर्स चाहिए, वो मुझसे घर के पेपर्स मांग रहा है। तो अगर आप मुझे घर के पेपर्स दे देंगे तो मैं उसको बेच दूंगा, इससे आपका 50 लाख का लोन भी जो है वो मैं पे कर दूंगा, और मुझे जो है वो बेनिफिट हो जाएगा 20 लाख का। बैंक ने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो पेपर, घर बेच देना और उसके बाद अपना लोन अमाउंट जो है वो दे देना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा ये बैंक है ना स्टूडेंट्स, जो हमारा ये बैंक है, इससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इससे एक बहुत बड़ी गलती क्या हो गई, इससे जो है नेग्लिजेंस हो गया, और उस नेग्लिजेंस को हम बोलते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस। उनसे ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गया, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि कोई तुम्हें पागल बना के चला गया, ए जो है वो तुम्हें बेवकूफ़ बना के चला गया। और सेम डे ए ने क्या किया, ए फटाफट जो वो हाउस के पेपर्स थे वो लेके कहाँ चला गया, ए जो है वो पेपर्स लेके सीधा वाई बैंक के पास गया और लोन ले लिया। अब क्या वो वापस कभी जाके एक्स बैंक को पेपर देगा, पैसे देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो अब जो है एक्स बैंक ने जो है वो ए के अगेंस्ट केस फाइल किया कि हमें अपने जो है वो पैसे रिकवर करने हैं। तो अब कोर्ट ने कहा कि आपको तो जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए इस बात का कि ऐसे केसेस में जो है लोग फ्रॉड करेंगे, स्कैम करेंगे, आपको फूल करेंगे, और आपको ऐसे ट्रैप में नहीं आना है। हालांकि इस केस में बैंक को जो है वो मनी रिकवर कराया गया, सब कुछ हुआ, बट कोर्ट ने कहा कि आप इस बात को समझ लीजिए कि ऐसे केसेस में ग्रॉस नेग्लिजेंस जो आपने किया है दैट इज ऑल्सो विल एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि जब आप ऐसा कभी लोन दे रहे हैं, ऐसा कभी कुछ काम कर रहे हैं, आपके पार्ट पे इतना बड़ा ग्रॉस नेग्लिजेंस है, तो हमें इससे क्या पता चला कि ऐसे केसेस में आपको खुद विजिलेंट रहना चाहिए। ये अपने आप में एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए कि ऐसे केसेस में आपको पेपर्स वापस नहीं करने हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे बैंक के पार्ट पे क्या था, ग्रॉस नेग्लिजेंस था, हालांकि पैसे मिले, बट आपको ये बात समझनी है दैट दिस विल एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अंडरस्टूड? आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे। हमने सबसे पहले पढ़ा विलफुल एब्सटेंशन, फिर हमने पढ़ा ग्रॉस नेग्लिजेंस, अब हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन। देखिए रजिस्ट्रेशन जो ये है ये क्या है, आप सब लोग आने वाले टाइम में रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ेंगे, आप में से कुछ लोग पढ़ भी चुके होंगे। स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारे पास है जो कि हमें बताता है कि आपने सुना है ना कि जब आपके पेरेंट्स कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप रजिस्ट्री कराते हैं, या जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले होते हैं तो आप चेक करते हैं कि इसका रियल ओनर कौन है। तो आपको ये बात समझनी है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, आई मीन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ लैंड
you can say anything that will act as actual and constructive notice both. That will act as actual and constructive notice both. बेसिकली तो ये एक्चुअल ही पर्पस सर्व करता है, बट इट विल एक्ट एज बोथ. कैसे स्टूडेंट्स, कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ, किसी ने मेरे फ्रेंड को कहा कि अच्छा तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी थी ना, तुम मुझसे बात कर रहे थे. तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है. तो मेरे फ्रेंड को किसी ने कहा कि राजस्थान में ना एक एरिया है जहाँ पर आपको जो है ना 250 गज का प्लॉट जो है, 250 गज का प्लॉट जो है वो आपको जो है 20 लाख में मिल जाएगा. तो उसको लगा कि दिल्ली में तो इतने में कुछ भी नहीं आएगा और वहाँ पे इतना बड़ा मिल जाएगा, चलो अच्छा है ना, इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो है मैं इसको कर देता हूँ. तो वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पे देखा और उनको वहाँ पे देख के ना ही वॉज लाइक लिटिल स्केप्टिकल, लाइक यू नो ही गॉट कन्फ्यूज. वो थोड़े डाइसी हो गए कि मतलब कैसे मैं पता लगाऊँ इसकी जेन्युइननेस क्या है. तो ऐसे ही सिमिलरली जब आप कभी कोई घर लेते हैं, आप कभी कोई शॉप लेते हैं, आप कभी कुछ भी लेते हैं, तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले चेक करते हैं कि उसका रियल ओनर कौन है. और अब तो जो है टाइम के साथ चीज़ें इतने बदल गई हैं कि अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में एक पर्टिकुलर साइट है जहां पर आप अपना बिल्डिंग नंबर सब कुछ डालेंगे और आप चेक करेंगे कि उसका ओनर कौन है, कि रजिस्ट्री किसके नाम पे, सब कुछ आ जाता है. तो अब हम कहते हैं कि जब हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं तो कोई आपको पागल नहीं बना सकता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ एक्ट एज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कि अगर आप कोई बिल्डिंग लेने वाले हैं, आप कोई लैंड लेने वाले हैं, आप कुछ भी लेने वाले हैं, तो आप चेक करिए ना, आप खुद यू आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक एनी प्रॉपर्टी यू जस्ट चेक द रजिस्ट्री. अब आपने जो है रजिस्ट्री चेक नहीं करी और आपने ले लिया, तो आप पे जो है एक्चुअल नहीं तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो अप्लाई होगा कि भाई लॉ चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो ओनर है उसको रजिस्ट्री करानी है, तो आप चेक करेंगे ना. और आपको पता है इतना होने के बाद भी सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है वो इंडिया में होते हैं इन सब केसेस में. कि किसी ने कहा कि दूर तक देखिए सारे जो खेत है ना ये मेरे हैं, इसमें से ले लीजिए आप कोई भी. और प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कोई भी उनका नहीं होता, और इसमें जो है इनोसेंट जो है वो स्ट्रैप में आ जाते हैं. तो आपको समझना है कि रजिस्ट्रेशन विल ऑल्सो एक्ट एज नोटिस, कि आप चेक कीजिए, आप इतने विजिलेंट रहिए कि वो किसके लिए है. तो इट विल बोथ एक्ट एज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप चेक कीजिए. अब मैं आपको इसी पे एक बात बताती हूँ, इसके साथ मैं आपको 2 पॉइंट्स लिखूंगी. देखिए, एक्चुअल पोजेशन, इसके साथ मतलब कि सेक्शन 3 में ही, नोटिस में ही, एक्चुअल पोजेशन, एंड नेक्स्ट इज नोटिस टू एजेंट. सबसे पहली बात तो मेरी समझ लीजिएगा, मैं आपको ये लेके चलती हूँ नोटिस टू एजेंट, फिर मैं इस पॉइंट को समझाऊंगी. स्टूडेंट्स, नोटिस टू एजेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई नोटिस एजेंट को दिया है, दैट मीन्स नोटिस टू प्रिंसिपल. तो नोटिस टू एजेंट मीन्स नोटिस टू प्रिंसिपल एंड इट विल एक्ट एज बोथ एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एज इफ कि हमने जो नोटिस को हमने जो एजेंट को बताया है वो प्रिंसिपल को भी पता है. हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं. समझ में आ गई बात? फ्रॉड हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है उसने नहीं बताया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट नोटिस टू एजेंट दैट मीन्स नोटिस टू प्रिंसिपल. तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको उस फैक्ट की नॉलेज थी, सो इट विल एक्ट एज यू नो गुड नोटिस, कि आपको उस चीज़ के फैक्ट के बारे में पता था. अब मैं आपसे बात करती हूँ एक्चुअल पोजेशन की. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सपोज़ कि आप ना जो है मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग देखने के लिए गए, और जब आप बिल्डिंग देखने के लिए गए तो आपको ये था कि मेरे को ये बिल्डिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए चाहिए. आई वॉन्ट टू रन माई कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर फ्लोर you know for classes. So you went there. Now what happened, the person who is pretending to be the owner of the property, he is showing this thing that he is the owner of the property. Now the question arises, if I talk about registration, you should have checked the registry that in whose name it is. Maybe if it is in the name of his wife, you can check that. Okay, now what happened ki whenever you are checking it,
you should be vigilant enough to check in whose name registry is. But now what happened, you went there, you realize that there is no photograph of owner. You realize that someone is using the floor. Maybe owner has given it on rent, and maybe some other institute was there and has taken on rent. तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आप थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएंगे इस चीज़ को लेके कि वो आपको कहेगा कि चलो मैंने रेंट पे दिया हुआ है। तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है स्टूडेंट्स? आपकी ड्यूटी ये बनती है दैट यू शुड चेक इट। सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। दूसरी बात, आप ये चेक करेंगे कि वो प्रॉपर्टी क्या वाकई में ही रेंट पे दी हुई है, और अगर मान लो रेंट पे दी हुई है तो आप वो भी कंफर्म करेंगे, या ऐसा है कि जो वहाँ पर है वो कभी टेनेंट ही ना हो, वो खुद ही ओनर हो। तो आपको बहुत सारे माइंड में जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें मेक श्योर करनी है कि आप ये सब फैक्ट्स को क्लियर करके चलें कि कौन ओनर है, कौन टेनेंट है, कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अब सपोज़ क्या हुआ कि ओनर ने कहा आपको कि देखो मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूँ, मैंने अभी रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, और ना मैं इनको बोल दूंगा कि ये खाली कर देंगे और आप फिर ये प्रॉपर्टी को ले लेना। बट जब आप वहाँ पर गए, आपने देखा कि एक्चुअल पोजेशन में आपके लिए वो टेनेंट हो सकता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रिटेंड कर रहा है दैट आई एम दी ओनर, ही विल नॉट बी दी ओनर, ही इज़ नॉट दी ओनर। ऐसा भी तो होता है ना, कितना चलता है ये सब, बड़ा कॉमन है, मैं कुछ आपको डिफरेंट नहीं बता रही हूँ। ये सब वही चीज़ें हैं जो आपको पता है, आपके रोज़ के जीवन में ये चीज़ें होती हैं। तो हम आपको क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल पोजेशन जो है वो भी तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह एक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यू हैव दिस नॉलेज कि ओनर ने मुझे कुछ और बोला था, एक्चुअल पोजेशन में कोई और है। अगर वो टेनेंट भी है तो यू शुड मेक श्योर कि वेदर ही इज टेनेंट और ही इज द ओनर। अंडरस्टैंड? तो आपको ये बात समझनी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो हमने बात की विलफुल एब्सटेंशन की, या हमने बात की और दूसरी चीज़ों की, ग्रॉस नेग्लिजेंस की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह भी एक्ट करती हैं। मैं आपको एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल कि सपोज़ कि आपको जो है वो एक पर्टिकुलर हाउस जो है वो ख़रीदना है। अब आपको जो है सेलर ने जो है आपको सेल डीड पढ़ने के लिए दे दी। सेलर ने आपको कहा कि देखो ये सेल डीड है, आप इसे रीड कर लीजिए। तो आप जो है वो एज अ बायर सेल डीड को अपने पास ले गए और आपने वो पूरा पढ़ लिया, और आपने वो किस तरह से पढ़ा वो आप ही जाने। अब क्या हुआ कि जब रजिस्ट्री का टाइम आया, रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद अब क्या हुआ कि सेल डीड में लिखा था कि एक पॉइंट लिखा था राइट ऑफ प्रिएम्पशन, राइट ऑफ प्रेफरेंस, हक शुफा का राइट। आप सब जानते हैं, नहीं तो हम इन्हें ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ राइट ऑफ प्रेफरेंस, व्हाट इज़ राइट ऑफ प्रिएम्पशन। तो अब क्या हुआ कि जब आपको सेल डीड एक गुड टाइम के लिए दी गई थी रीड करने के लिए, फिर भी आपने जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा और अब रजिस्ट्री हो गई, तो अब वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह एक्ट करेगी। एक्चुअल तो करेगी पर वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह एक्ट करेगी कि जब हमने आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो सेल डीड दी थी, जब हमने आपको सेल डीड दी थी, तो आपने उसे टाइम पर रीड क्यों नहीं किया? और अगर रीड किया तो अच्छे से रीड क्यों नहीं किया? उसमें लिखा था ना कि उसमें लिखा था कि राइट ऑफ प्रिएम्पशन है, ईजमेंट्री राइट है, ये कुछ राइट्स हैं। फिर भी अगर आपने रीड नहीं किया तो अब वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यही समझना है दैट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आपको बताता है कि कब कब चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह एक्ट करेंगी। वो आपको बताता है कि नोटिस एक्चुअल भी हो सकता है कि आपको नॉलेज है किसी फैक्ट की, और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है कि कुछ सिनेरियोज ऐसे अराइज हो गए हैं जहाँ पर लॉ प्रिज्यूम करेगा कि आपको नॉलेज थी, अगर आपने विलफुली मना कर दिया लेने से। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लॉ ने ऐसा कहा है कि भाई हम ये सोचते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो आपको पता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ ऑल अबाउट डॉक्ट्रीन ऑफ नोटिस। और ऐसे और कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए आप प्लीज़ जुड़े रहिए जुडिशरी बाय PW से। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। रजिस्टर फास्ट, एनरोल फास्ट। थैंक यू सो मच।